हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला आप सभी का कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जिंदल नगर हापुड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भाषा और साहित्य विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखी थी भाषा की विशेषताएं, भाषा के विकास को अलग अलग कालों में हमने समझा था, किस काल में कितना कितना विकास हुआ, किस तरीके से उसकी विशेषताएं थी। आज हम इसमें आगे चलेंगे, भाषा और बोली में अंतर। देखिए, कुछ बोलियां जब अपनी अन्य बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती है या कालांतर में अकेली ही बच जाती हैं, तब उन्हें भाषा की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली का महत्व बढ़ा देती है। जैसे अयोध्या और मथुरा दोनों स्थानों की बोलियां लंबी अवधि तक साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा और अवध भाषा के नाम से जानी जाती थी। तो ये भाषा और बोली में इस तरीके से हम अंतर को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। इसमें देखिए, राजभाषा का अर्थ आप देख रहे हैं राजा, राज्य या प्रशासन की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसमें शासक और शासन का काम होता है। वो राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार देश के सामान्य जन करते हैं। नीचे अगले पैरे में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं और राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यदि हम इसके निष्कर्ष पर पहुँचे तो हम ये कह देंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अलगाव नहीं है। राजभाषा राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है। कारण यह है कि जो भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है, लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। इसलिए इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी अलगाव नहीं है। हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की अपार संभावनाएं हैं। इसको हम इस तरीके से देखेंगे, साहित्य की पूर्णता। देखिए, राष्ट्रभाषा में अपना समृद्ध साहित्य होना चाहिए और हिंदी में साहित्य की विशाल और लंबी परंपरा है। आज हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है, उसे किसी भी भाषा के साहित्य के समक्ष गौरव पूर्वक रखा जा सकता है। राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाना, हम ये जानते हैं कि वे राष्ट्रभाषा तभी बन सकते हैं जब किसी भाषा का उस राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हों। और हम अगर भारत की बात करें तो हिंदी भारत देश के बहुत से प्रांतों में बोली जाती है। अपनी लिपि, किसी भी राष्ट्रभाषा की अपनी पूर्ण एवं वैज्ञानिक लिपि होनी चाहिए। हिंदी भाषा की भी अपनी लिपि देवनागरी है, जो सर्वथा वैज्ञानिक और पूर्ण है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मान्यता। कोई भी भाषा तभी राष्ट्रभाषा का पद और नाम पाती है जब उसे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया हो, और भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा स्वीकार किया गया है। व्याकरण की पूर्ति, बिना व्याकरण के अंकुश वाली भाषा भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारिणी कभी नहीं हो सकती। हिंदी भाषा का व्याकरण पूर्ण है। यह बात अलग है कि हिंदी का व्याकरण संस्कृत और अंग्रेजी दोनों से ही प्रभावित है। तो ये अभी तक हमने भाषा की बात करी, हिंदी भाषा की बात करी है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, साहित्य का सामान्य परिचय और साहित्य के प्रेरक तत्व। साहित्य के सामान्य परिचय में आप देख रहे हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में संपूर्ण गद्य पद्य का द्योतक है। यह शब्द संस्कृति के सहित शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। साहित्य के मूल में शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय और कल्याण दोनों ही भावनाएं निहित हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने आप देख ही रहे हैं, कहा है कि साहित्य उनके विचार से उसके सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि साहित्य शब्द बहुत व्यापक है, उसे संपूर्णता में ग्रहण कर अभिव्यक्त करना अत्यंत ही कठिन है। तथापि हम कह सकते हैं कि साहित्य समस्त जीवन की मुखरित अभिव्यक्ति है, जिससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, साहित्य के प्रेरक तत्व से तात्पर्य क्या है कि उस वस्तु, घटना, व्यक्ति या दृश्य है जो कवि को साहित्य की रचना के लिए प्रेरित करता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का आप देख रहे हैं, ऐसे ही फ्राइड ने भी सभी क्रियाओं का मूल काम
वासना में माना है। उसका मत है कि साहित्य की आधार भूमि भी वासना है। अंतर केवल इतना है कि साहित्य में जिस वासना की अभिव्यक्ति होती है वह दैनिक जीवन की वासना से परिष्कृत होती है। जैसे निराश प्रेम का देश प्रेम में परिउत्थान हो जाता है या ईश्वर प्रेम या प्रकृति प्रेम के रूप में वह साहित्य में आ जाता है। तो इस तरीके से ये साहित्य के कुछ प्रेरक तत्व हमने बताए। अब हम बात करते हैं साहित्य का प्रयोजन, यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जिन बातों को लक्ष्य में रखकर रचनाकार साहित्य की रचना करता है उन्हें हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जनहित एवं आनंद प्राप्ति को काव्य में प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य वामन ने प्रीति के आनंद, साधना एवं कीर्ति को काव्य के प्रयोजन बताते हुए प्रीति को प्रत्यक्ष एवं कीर्ति को अदृष्ट प्रयोजन की संज्ञा दी है। जयशंकर प्रसाद स्वांतः सुखाय और लोकहित को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य के प्रयोजन को हम निम्न हेडिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। कला, कला के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला सेवा के लिए, कला जीवन के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला आनंद के लिए, कला विनोद के लिए, कला जीवन में प्रविष्ट होने के लिए, कला सृजन की अदम्य आकांक्षा के लिए। यानी यदि हम इस विवेचन को देखें तो हम इनको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक आंतरिक प्रयोजन और एक बाह्य प्रयोजन। देखिए, आनंद प्रदान करना काव्य का आंतरिक प्रयोजन है और शेष सभी इसके बाह्य प्रयोजन हैं। यदि बाह्य प्रयोजनों का भी विश्लेषण किया जाए तो उनकी परिणति भी अंतर्गत्वा आनंद में ही होती है। क्यों? क्योंकि यश, धन, सुधार, उपदेश, लोक व्यवहार आदि आनंद के ही साधन हैं। अतः कहा जा सकता है कि आनंद ही काव्य का मूल प्रयोजन है। साहित्य और समाज के संबंध को भी हम जरा समझ लें। साहित्य समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है। देखिए, साहित्य समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है और रुचियों का विरोध करता है। विभिन्न समाजों के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, अतः मानव के स्थायी भाव समान होने पर भी विभिन्न समाजों का साहित्य भिन्न होता है। दूसरा है, इसमें साहित्य सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सामाजिक जीवन के दुख सुख, आशा निराशा, सफलता विफलता, युवा वृद्ध, स्त्री पुरुष का हृदय और मस्तिष्क साहित्य में संपादित होता है। जिन समाजों में साहित्य नहीं होता उनके हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियों का लेखा जोखा पाना असंभव होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए, जिस प्रकार दर्पण में हम जो कुछ हैं वही देख पाते हैं, उसी प्रकार साहित्य रूपी दर्पण में समाज का यथार्थ दर्पण की भांति ही प्रतिबिंबित होने लगता है। साहित्यकार समाज से जो कुछ वाष्प रूप में ग्रहण करता है, वृष्टि रूप में उसी को जन समुदाय को वापस देता है। अगले हेडिंग है, साहित्य द्वारा प्राप्त विजय चिरस्थायी। यानी साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तो बम के गोले और तलवारों में भी नहीं पाई जाती है। यद्यपि विजय शस्त्र से शीघ्र मिलती है लेकिन उसका प्रभाव क्षीण होता है, जबकि साहित्य द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह होती तो देर से है परंतु उसका प्रभाव चिरस्थायी होता है, क्योंकि साहित्यकार नवीन विचार देकर समाज को चिंतन मनन करने और लाभकारी परिवर्तन करने का सुअवसर देता है। अगली हेडिंग आप देख रहे हैं, साहित्य समाज के उत्थान व पतन में सेतु। देखिए, जिस प्रकार साहित्य समाज के विकास में सहायक होता है उसी प्रकार समाज के पतन में भी वह सेतु का कार्य करता है। साहित्य में जब उच्छृंखलता बढ़ती है तो उसका समाज पर कुप्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है।
इस प्रकार सत साहित्य समाज के उत्थान के लिए और कुत्सित साहित्य समाज के पतन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से हम साहित्य और समाज के संबंधों को समझ पाते हैं। आपको हेडिंग ध्यान में रखनी है, और जो हेडिंग के अंदर का हम बता रहे हैं वो इसीलिए हम बड़े प्यार से आनंदमत तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपको सुनते सुनते आनंद की अनुभूति हो और उस आनंद को आप अपने में समाहित कर लें, और जब पेपर में लिखने का समय आए तो उसी आनंद की अनुभूति को प्रकट करते हुए पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर उसको उतार दें और परीक्षा में संपूर्ण अंकों की प्राप्ति आपको हो। अब इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले व्याख्यान में मैं डॉक्टर राकेश वडोला फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।